तो चलिए, हमने नहीं किया ना तो आपने किया, कहीं ना कहीं किसी ना किसी राइटर का वो कोट था जिसे मैंने यहाँ पे रखा। और संस्कृत में भी एक श्लोक है, ते भार भूता मृगश्चरंती, ऐसा करके कुछ है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 7वीं 8वीं में। मनुष्य रूपेण ऐसा करके कोई एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम पे। उस पे भी है कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है या एजुकेशन नहीं लेता है या एजुकेशन होता है, उसे हम बिना पूंछ वाले और बिना सींग वाले पशु के श्रेणी में रखते हैं। चलिए कोई नहीं, अपने टॉपिक में आते हैं। एक बार कुमार विश्वास का वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन एक्सपीरियंस दोनों पे बेस्ड वीडियो है कि एक्सपीरियंस क्या होते हैं। बहुत बार व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति से भी ज्यादा उसका एक्सपीरियंस मायने रखता है। वो पुरानी अपनी माओ के बारे में बताते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पता चलता है कि मसाला कितना डालना है सब्जी पे या नमक कितना डालना है, बहुत बार हम तुम लोगों से ज्यादा हो जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति होता है वो एक बार उठा करके अगर डाल देता है तो एप्रोप्रिएट यानी उपयुक्त मात्रा में पूरा होता है, ना तो वो कम होता है ना तो ज्यादा होता है। चलिए इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य, यानी शिक्षा के उद्देश्य कैसे, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को अधिक महत्व देता है, यानी जो आइडियलिज्म है वो मानव की श्रेष्ठता को अधिक महत्व देता है, क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव ही है, इसीलिए वो मानव जीवन को मानव जीवन की श्रेष्ठता को अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। यानी आदर्शवाद के अनुसार जो भी एजुकेशन प्रदान की जाए, उस एजुकेशन का मेन मकसद व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। पहले और आज के एजुकेशन सिस्टम में यही अंतर है कि पहले हम लोग शिक्षित करते थे, अर्थात बालक को कहीं ना कहीं शिक्षित किया जाता था, लेकिन आज शिक्षित की जगह बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, सर्वांगीण विकास पे जोर दिया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियां होती हैं, हर एक व्यक्ति में शक्तियां होती हैं और वो शक्तियां जात होती हैं। जिस तरह से एक बीज के अंदर सारी की सारी शक्तियां सुषुप्तावस्था में विद्यमान रहती हैं, लेकिन अगर उस बीज को आप किसी कागज की पुड़िया के अंदर बंद करके रख देंगे तो सैकड़ों साल तक वह बीज वैसे के वैसे रखा रह जाएगा। अगर उसी बीज को आप मिट्टी में ले करके बो देते हैं, उसको हवा मिलता है, प्रकाश मिलता है, नमी मिलती है, तो उसी बीज में जर्मिनेशन हो करके एक दिन आप और हम लोगों के सामने वह बहुत बड़े वृक्ष के रूप में आ जाता है। तो यानी जिस तरह से बीज के अंदर सारी की सारी शक्तियां विद्यमान होती हैं लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, सेम उसी तरह मनुष्य के अंदर भी शक्तियां सुषुप्ता अवस्था में पड़ी रहती हैं। अगर इन शक्तियों को विकसित करने के लिए उचित एनवायरनमेंट मिलता है तो वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियां होती हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना ही होता है। यानी आदर्शवाद ये बताता है कि मनुष्य के अंदर असीम शक्तियां होती हैं, एजुकेशन के द्वारा कहीं ना कहीं उन शक्तियों का विकास किया जाता है और विकास करके बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं जिन पर चढ़कर
मनुष्य आत्मानुभूति करता है। यानी ये बताते हैं आदर्शवाद की शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। तो वो आत्मानुभूति की प्राप्ति कैसे होगी, उसके 4 स्टेप बताए गए हैं कि एक एक स्टेप से गुजर करके व्यक्ति आत्मानुभूति की प्राप्ति कर सकता है। शारीरिक स्व का विकास, शारीरिक स्व के विकास में हमने बताया कि अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। शारीरिक स्व के विकास में क्या है, शारीरिक शक्तियों का विकास करना। अगर कहीं ना कहीं एजुकेशन में आप लोगों को पता होगा कि बालक के फिजिकल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जाता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर बालक शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट मजबूत तंदुरुस्त नहीं होगा तो वह कभी भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकता है। इसलिए बेसिक ये होता है कि शिक्षा के साथ साथ हमें शारीरिक विकास पे जोर देना है। नेक्स्ट, सामाजिक स्व का विकास अर्थात सामाजिकता का विकास करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। बालक का जन्म परिवार में समाज के अंतर्गत होता है और समाज के द्वारा पालन पोषण किया जाता है। अर्थात कहीं ना कहीं जो भी सामाजिकता के गुण होते हैं वो उसको एजुकेशन के द्वारा या समाज में रह करके सिखाना चाहिए। बौद्धिक स्व का विकास अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास करना। मानसिक शक्तियां रीजनिंग है, लॉजिक है, सोचने समझने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, गणितीय संक्रियता है। ये विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बालक की मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक स्व का विकास अर्थात आध्यात्मिकता का विकास करना। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन के द्वारा बालक में हमें आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है, तभी वो आत्मानुभूति की प्राप्ति कर पाएगा। तो ये तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य रहे। अब हम ये देखेंगे कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी आदर्शवाद का जो करिकुलम है उसके अंतर्गत जो ज्ञान दिया जाता है तो ज्ञान को सूचनाओं के रूप में और जो विचार होते हैं उनको आदर्शों के रूप में प्रदान किया जाता है। संक्षेप में आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने का बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। यानी ये चीज बताया जा रहा है कि आदर्शवाद के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उस पाठ्यक्रम में उन विषयों को रखने की सलाह दी जाती है जिसके अंतर्गत बालक का मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति प्राप्ति कर सके। इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषयों को महत्व दिया जाता है। आदर्श वाक्य है, यानी जो आइडियल स्टेटमेंट कथन है आइडियलिज्म का, वो है सत्यम शिवम सुंदरम। यानी सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम यह आदर्श वाक्य है आदर्शवाद का। सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं आदि। यानी सत्य का ज्ञान कराने वाले विषयों के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को रखा गया है, तो भाषा का ज्ञान कराना चाहिए, साहित्य यानी लिटरेचर का ज्ञान कराना चाहिए, भूगोल का ज्ञान कराना चाहिए, गणित का ज्ञान कराना चाहिए, दर्शन का ज्ञान कराना चाहिए, विज्ञान का ज्ञान कराना चाहिए एवं बौद्धिक क्रियाएं आदि। ये सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय हैं। भाषा हो गया, साहित्य हो गया, भूगोल हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया और बौद्धिक क्रियाएं हो गई। अब विश्व का ज्ञान कराने वाले विषयों में धर्म है, अध्यात्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है,
अर्थशास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता है, जिससे कि बालक को विश्व के बारे में जानकारी हो सके। जब वो अध्यात्म शास्त्र पढ़ेगा, नीति शास्त्र पढ़ेगा, राजनीति शास्त्र पढ़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ेगा, समाज सेवा पढ़ेगा, मानव सेवा पढ़ेगा, सैनिक शिक्षा पढ़ेगा, उद्योग के बारे में पढ़ेगा, तभी उसे विश्व के बारे में जानकारी हासिल हो सकेगी। सुंदर का ज्ञान कराने वाले विषय कविता है, संगीत है, कला कौशल है, निर्माण रचना है, सफाई है, सुरक्षा की क्रियाएं हैं आदि। ये ज्ञान कराना चाहिए। सुंदर यानी जो आदर्शवाद के अंतर्गत जो विषय रखे गए हैं, उन विषयों को कहीं ना कहीं इस आदर्श वाक्य के आधार पे ही रखा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा